एजेंडा आज का आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बात करने जा रही हूं उस प्रदूषण की जिसने दिल्ली की हवा को जहरीला कर दिया है। और एक एक सांस जो दिल्ली और एनसीआर के लोग ले रहे हैं, वो दरअसल अपने अंदर हर सांस के साथ जिंदगी नहीं बल्कि मौत का धुआं भर रहे हैं। और ऐसे में इसी प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। दिल्ली में लागू उन नियमों की तारीख आज, उस सख्ती की जिसके सहारे प्रदूषण से मुक्ति पाने की कोशिश की जा रही है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। आज से दिल्ली सरकार के वो 4 नए नियम लागू हो गए जो बेलगाम प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए बनाए गए। आज से लागू हुए नए नियमों के मुताबिक दूसरे राज्यों के BS6 से नीचे के वाहनों को दिल्ली में एंट्री बंद। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों को दिल्ली में रोक दिया जाएगा, एंट्री नहीं। सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम का पालन करना होगा, इसको अनिवार्य किया गया। अब देखना यह है कि ये नियम जो बना दिए गए हैं और आज 18 दिसंबर आज से ये नियम लागू हो चुके हैं, इस सख्ती से क्या प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन AQI किसी सरकार के आने जाने से कम नहीं होता। जब जब प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार करता है, सबसे पहला एक्शन गाड़ियों को लेकर। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ऑड इवन का नियम आ जाता था। अब रेखा गुप्ता सरकार के फैसले से गाड़ियों पर ग्रहण लग गया है। लेकिन दिल्ली के प्रदूषण के लिए गाड़ियां कितनी जिम्मेदार हैं, ये जानना भी तो जरूरी हो जाता है ना। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिरकार दिल्ली में प्रदूषण में क्या वजह कितनी बड़ी है। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि आखिर कागजों पर जो नए नियम बना दिए गए हैं, हकीकत में उनका क्या हाल है, उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दूसरे राज्यों के BS6 के अलावा और किसी वाहन को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल दिल्ली में नहीं मिलेगा। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य है। निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। ये हैं 4 बड़े नियम। दूसरे राज्यों के BS6 से नीचे के वाहनों को एंट्री नहीं। इसके अलावा 126 चेक पॉइंट, 580 पुलिसकर्मी, 37 प्रखर वैन तैनात की गई है इसी नियम को लागू कराने के लिए। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं। पेट्रोल पंप और बॉर्डर पर परिवहन विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। तो देखिए किस तरीके से नियम बनाया गया है और नियम को लागू किया जाए उसके लिए प्रावधान रखा गया है। लेकिन आखिरकार ये कितना कारगर हो रहा है, ये तो जमीन पर उतरकर रियलिटी चेक के बाद ही समझ में आ पाएगा कि ग्राउंड की असली तस्वीर क्या है। और इसी को बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आज से दिल्ली में जो नए नियम लागू हुए हैं, जिसके तहत पेट्रोल पंप पर बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा, इस नियम का पालन सभी पेट्रोल पंप्स पर करना है। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने दिल्ली गेट के पास एक पेट्रोल पंप पर रियलिटी चेक किया। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए 4 बड़े नियम आज से लागू किए हैं, जिसमें से एक नियम यह भी है कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी को भी फ्यूल नहीं दिया जाएगा। और इस वक्त हम दिल्ली गेट पेट्रोल पंप के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल दिया तो जा रहा है, लेकिन उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जा रहा है। यानी नो PUC नो फ्यूल जो ऑर्डर है उसका खुला उल्लंघन होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर फ्यूल डलाने आए हुए हैं, क्या आपने इनका जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है वो चेक किया? नहीं जी, नहीं किया। क्यों नहीं चेक किया? ये हमारा काम नहीं है सर, ये डिपार्टमेंट का काम है। ये तो DPCC का ऑर्डर है कि आप लोग पहले PUC चेक करें उसके बाद फ्यूल दें। किसी कस्टमर को बार बार परेशान थोड़ी नहीं कर सकता सर। हमारी कंपनी कहती है कस्टमर को परेशान ना करो, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, उनसे प्यार से बात करो। जो भी है ये हमारा काम नहीं है, डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट ही इस चीज़ को चेक कर सकती है, हम नहीं चेक कर सकते। हम किसी से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं ले सकते।
यानी आपके पास जो भी गाड़ी आएगी उसे आप फ्यूल देंगे? हाँ जी, वो तो डिपार्टमेंट का काम है ना, ऑनलाइन पोल्यूशन जब चेक करने का मैसेज भेज सकते हैं, वो तो ऑनलाइन चलान ही भेजें। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीपीसीसी का ऑर्डर है वो यहाँ पर चस्पा है कि नो पीयूसी नो फ्यूल, लेकिन यहाँ पर किसी का भी जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो चेक नहीं किया जा रहा है। जो भी वाहन आ रहे हैं उन्हें फ्यूल दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमारे पास जो भी गाड़ी आएगी हम उसे फ्यूल देंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सरकार का जो ऑर्डर है यानी डीपीसीसी का जो ऑर्डर है उसका यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, गाड़ियों की एंट्री पर सख्ती नहीं तो प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पेट्रोल पंप पर पीयूसी नियम बनाने का क्या फायदा अगर वो लागू ही नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। आपने नियम बना दिए लेकिन वो नियम लागू तो हो नहीं रहे, फिर ऐसे नियम बनाने का फायदा क्या है? मतलब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार क्या खानापूर्ति कर रही है? नियम सरकार ने बना दिया, नियम का पालन कौन कराएगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपने सुना ना अभी पेट्रोल पंप पर वो जो कर्मचारी था वो बड़ी सटीक बात कर रहा था। वो ये कह रहा था कि ये हमारा काम नहीं है। जाहिर सी बात है जो डीपीसीसी है उसको यहाँ पर एक्शन में आना चाहिए। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी क्या कर रही है? अगर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि बिना पीयूसी मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये सर्टिफिकेट होता है, तो अगर किसी वाहन के पास ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर इसकी जांच अगर पेट्रोल पंप के कर्मचारी करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्राहक उनसे बदतमीजी कर सकते हैं, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए डीपीसीसी क्या कर रहा है? क्यों वहां पर पहले से कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई पेट्रोल पंप पर, ताकि यह पता किया जा सके कि आखिरकार पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। इस तरीके की कई खामियां हैं जो कम से कम आज पहले दिन जब ये चारों नियम दिल्ली में लागू होने हैं प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए, ये सख्ती वाले नियम लागू ही नहीं होंगे तो फिर प्रदूषण से मुक्ति कैसे मिलेगी? दिल्ली में दूसरे राज्यों की BS6 से नीचे की गाड़ियों पर भी पाबंदी आज से लगा दी गई है। नए नियम का पालन कराने के लिए बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। जो गाड़ियां BS6 नहीं है और रजिस्टर्ड नंबर दिल्ली का नहीं है उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन की एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब दिल्ली के अलावा जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो भारत स्टेज 6 की नहीं है उनको आज एंट्री नहीं मिल पा रही है। पॉल्यूशन का स्तर बताऊंगा, सबसे पहले आपको वो है 400 के ऊपर। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए और अंडर कंट्रोल के लिए ही इस वक्त नए रूल्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस वक्त दिल्ली में ऐसी कोई भी गाड़ी जो कि बाहर के राज्य की रजिस्टर्ड है और वो भारत स्टेज 6 से नीचे की है तो उसकी एंट्री नहीं होने दे रही है। यानी कि दिल्ली वालों को मैं अगर सीधा जानकारी दूं तो ये इस वक्त आप अगर आपकी गाड़ी उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा या फिर और कोई राज्य की है दिल्ली के अलावा और वो भारत स्टेज 4 की है या फिर 2 और 3 की है तो वो दिल्ली में अब एंटर नहीं कर सकती है क्योंकि आप पॉल्यूशन आपकी गाड़ी में चाहती है। 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 6 की गाड़ियां आने लगी थी, यानी कि 2020 से पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं आज के उनको दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी, उनको दिल्ली में तो भंगार माना जाएगा। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, राजस्थान की ये गाड़ी थी, कहीं जरूरी काम के लिए जाना था। हाँ, आगे जाना जरूर जाना था, ठीक। तो अब क्या करें? तो यहां से इनको इस वक्त घुमा दिया गया है और बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। देखिए इनको यही इंप्लीमेंटेशन कराया जा रहा है। सुबह ट्रैफिक का टाइम है लेकिन जितनी भी गाड़ियां इस वक्त दूसरे राज्य की नजर आ जाती हैं उनको वापस घुमाकर भेजा जा रहा है। दिल्ली में एंट्री नहीं हो पा रही है अगर वो गाड़ी भारत स्टेज 4 की है और दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है। यही चीज इंप्लीमेंट कराने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं और लगातार इस चीज को देखा जा रहा है कि वो दिल्ली के अलावा रजिस्टर्ड गाड़ियां ना एंटर कर पाए। और आइए मैं सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगियों की टीम मौजूद है। दिल्ली गेट के पास मौजूद है बलराम पांडे, वरुण भसीन चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर उज्जवल कुमार हमारे साथ हैं। यहाँ उज्जवल जहां पर मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर, यहां पर पुलिस की तरफ से चेकिंग की जा रही है और दिल्ली में सिर्फ उन्हीं वाहनों को एंट्री दी जा रही है जो या तो दिल्ली के नंबर पर रजिस्टर्ड है या फिर BS6 वाले वाहन है। उज्जवल, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है यहाँ पर और कितनी गाड़ियों को रोका गया है अभी तक, क्या है तस्वीर दिखाइए।
जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो आज नियम लागू किए गए हैं उसका अगर आप दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर बात करेंगे तो उसका पालन होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ये दिल्ली का गाज़ीपुर बॉर्डर है, सामने रोड के उस तरफ यूपी पड़ जाता है और इस तरफ दिल्ली है। और दिल्ली में जो गाड़ी एंटर कर रही है, दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो बाकायदा यहाँ पर तैनात हो रखे। देखिए सामने जो उत्तराखंड की एक गाड़ी थी उसको रोका गया, पुलिसकर्मी ने पूछा कि वो BS6 है या नहीं है, उसको चेक किया गया, वो BS6 थी इसलिए उसको भेज दिया गया। देखिए पहले लेयर पर जो है वो दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो तैनात है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके बाद फिर पीछे एक बारी मैं अपने सहयोगी सुनील से कहूंगा दिखाएं, वहां पर अगर आप देखें तो वहां पर जो दिल्ली से पूछ लीजिए जो चेकिंग कर रहे हैं, कैसे पता करते हैं ये कि BS6 है या नहीं है? कौन सा कागज देख रहे हैं जिससे पता चलता है BS6 है या नहीं है? पूछिए जरा इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात करने की कोशिश करते हैं रोमाना जी इनसे कि कैसे पता करते हैं कि BS6 है या नहीं है। वैसे देखिए गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा रहता है ब्लू कलर का, उससे पता लगा लेते हैं। और इनके पास एक मशीन भी है, उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं ये पता लगा लेते हैं। लेकिन इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर ये कैसे पता लगता है कि BS6 की गाड़ी है या नहीं है? जब आप रोक रहे हैं गाड़ी कैसे पता लगता है? वो हमारे इसमें सिस्टम में आ जाता है। सिस्टम में आ जाता जी, और RC वगैरह चेक कर लेते हैं। है। अच्छा, तो सुबह से कितनी गाड़ी वापस जा चुकी है? सुबह से करीब 8-10 गाड़ियाँ वापस जा चुकी जी जी जी। है। लोग जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं जिनको नहीं पता? वो यही कह रहे थे हमको पता नहीं। किन किन गाड़ियों को प्रवेश है? दिल्ली से बाहर का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो BS6 से नीचे अलाउ नहीं है। और दिल्ली नंबर की डीजल BS4 बैन है और पेट्रोल BS3 बैन है। CNG और EV अलाउ है जी। आपने रोमाना जी सुना कि कैसे दिल्ली पुलिस जो है वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर चेकिंग कर रही है। बताया इन्होंने कि 7 से 8 गाड़ियों को जो है वो वापस भेजा जा चुका है। और कैसे ये जो है वो चेक कर रहे हैं, RC चेक करी जा रही है, इनके पास कह रहे हैं कि मशीन है वो चेक करी जा रही है। और अभी भी आप सामने देखिए दिल्ली नंबर की गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि BS4 की जो डीजल गाड़ी और BS3 की जो पेट्रोल गाड़ी है उनको भी दिल्ली में जो रजिस्टर्ड है उनको भी जो है वो एंट्री नहीं मिल रही है दिल्ली के अंदर जाने के लिए। और इसके साथ अगर जो दिल्ली से बाहर, यानी अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, मतलब दिल्ली से बाहर की जो भी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। अगर आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल जरा जल्दी से बलराम पांडे का रुख कर लेते हैं और बलराम से जानते हैं। बलराम, प्रदूषण रोकने के लिए नियम तो बना दिया गया है, लेकिन सवाल बड़ा यही हो जाता है कि नियम का आखिरकार पालन कितना हो रहा है? अभी कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट पे दिखा रही थी पेट्रोल पंप पर, जहां पर नियम बनाया गया है कि साहब आप PUC देखें और उसके बाद आप ईंधन डालें गाड़ी में, लेकिन वो पेट्रोल पंप कर्मी तो कह रहे थे कि ये हमारा काम ही नहीं है। बलराम, देखिए रोमाना, किसी काम की अगर शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। लेकिन सरकार ने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन वो जमीन पर पालन हो रहा है या नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। इस वक्त हम दिल्ली गेट स्थित पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और आपको सीधे दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर बिना किसी सर्टिफिकेट को चेक किए हुए जो फ्यूल है वो दिया जा रहा है। हालांकि जो DPCC का ऑर्डर है वो यहां पर चस्पा किया गया है, आप देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि नो PUC नो फ्यूल। लेकिन इस ऑर्डर का पालन यहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी वाहन यहां पर आ रहे हैं उन्हें फ्यूल दिया जा रहा है, उनका PUC चेक नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार ने नियम तो बना दिया और पहले ही दिन इस नियम की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि किसी से भी PUC सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा है। और जो कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं उनसे बात भी करेंगे। हालांकि आप लोग प्रदूषण सर्टिफिकेट क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? नहीं चेक कर रहे हैं ना, जो सिस्टम लगा हुआ ना सर, ये सिस्टम बोलता है। तो जैसे सिस्टम बोलेगा तो ऑटोमेटिक हम मना कर देंगे उसको, क्योंकि PUC कंट्रोलर लगा हुआ है ना सर। तो PUC कंट्रोलर तो बताता है ना, उसका आवाज़ आता है। तो सबका पास, जो उसका पास नहीं होगा वो बता देगा। तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बावजूद भी फ्यूल दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फ्यूल दिया जा रहा है। हम हर गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, हर गाड़ी में, वो तो इसीलिए PUC कंट्रोलर लगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो किसी भी गाड़ी को चेक नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, क्या आप यहाँ पर PUC चेक कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। ये हमारा काम नहीं है सर, ये डिपार्टमेंट का काम है। PUC डिपार्टमेंट का काम है, चेक करें। हाँ जी। अच्छा, जो सरकार ने नियम बना दिए हैं उसका पालन हो या ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं? सरकार जिनको तनख्वाह दे रही है वो आए ना जी PUC चेक करने वाले, हम थोड़ी कर सकते हैं, हमारा काम नहीं है।
ये हम नहीं कर सकते सर। जब आप वहाँ पे वो कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से आवाज़ आएगी, उसका हम PUC चेक करेंगे। यानी यहाँ पर डीपीसीसी का कोई कर्मचारी नहीं है, पुलिस का कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है जी। आपके पास जो भी गाड़ी आएगी आप उसको फ्यूल देंगे? तो फ्यूल देंगे सर, तो नंबर चेक करके ही वहाँ आवाज़ आएगी। आपको उनके कैमरे लगे हुए हैं, उनका स्पीकर लगा हुआ है। देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जाएगा बलराम की कागज पर तो नियम बना दिया है, लेकिन हकीकत क्या है वो लगातार दर्शक देख ही रहे हैं। ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स जो तैनात हैं वो आपको असली तस्वीर बता रहे हैं, क्योंकि एक बात होती है नियम बना देना और दूसरी बात होती है वो नियम जो बना है उसको लागू करवाना। अब वो नियम कितना लागू हो रहा है, कितना लागू नहीं हो रहा है, सारी तस्वीर आपके सामने है। कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी। सवाल बड़ा यही है कि अगर नियम बना दिया गया है तो कम से कम नियम लागू हो, इसके लिए तो इंतजाम करने चाहिए थे ना भाई। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर बीमारी के इलाज के लिए दवा देता है, तो दवा अगर खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? ऐसे ही नियम बना दिया है, लेकिन अगर नियम लागू नहीं करेंगे तो फिर ये प्रदूषण से मुक्ति कैसे मिलेगी? यही बड़ा सवाल है ना। वरुण, चिल्ला बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, जरा दिखाइए यहाँ का क्या हाल है। यहाँ पर किस हद तक जो नियम बनाए गए हैं उनको लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, या बस सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा है जैसे रोज चलता है? बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो दवा की बात तो करी, लेकिन दवा रोज बदल दी जाती है। पहले ग्रैप 4 के रूल्स याद करने बैठे थे, लेकिन अब एक तरीके से कोर्स ही बदल दिया है दिल्ली सरकार ने आज BS6 की गाड़ियों को लेकर। अब दिल्ली पुलिस रोजाना 10 लाख का, इस वक्त 10 लाख लोग गाड़ियां दूसरे राज्य से लेकर दिल्ली में घुसते हैं, उसमें से कितनी जांच कर पाएगी ये तो देखिए अब आने वाला समय बताएगा, जब पॉल्यूशन के मीटर को मापा जाएगा, जैसा कि एनवायरमेंट मिनिस्टर सिरसा जी ने कहा था। तो अब दिल्ली पुलिस यहां पर ये कोशिश कर रही है, नोएडा की तरफ से यहां से जितना भी ट्रैफिक आता है, और वो जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें से कुछ रैंडम गाड़ियों को रोक के चेक किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी कोई सेना या फौज नहीं लगाई जा सकती है कि जिससे कि लाखों गाड़ियों को जांचा परखा जा सके। सर, कैसे रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर, जो पुरानी गाड़ियां हैं और जो 2017 से पहले का रजिस्ट्रेशन है वो BS3 है, और 2017 के बाद BS4 आ गया था, तो इसके आगे स्टिकर लगा होता है। हम उसमें चेक करते हैं कि 2017 के बाद का जो बाहर का रजिस्ट्रेशन है हम उसको रुकवा के फिर बैक करवा देते हैं, वापस यूटर्न करवा दे रहे हैं। तो अभी तक मिल रही हैं आपको? ऐसे लोग हैं क्या? हाँ, अभी है, अभी गाड़ियां मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस अपने इस वक्त सॉफ्टवेयर में जांचती परखती है, लेकिन यहाँ पर यही दिक्कत है। आज का AQI में अपने जनता को अगर साथ में बता दूं तो दिल्ली का जहां पर हम खड़े हैं वो 390 के आसपास है, यानी कि वो आज भी गंभीर कैटेगरी में है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बिल्कुल नहीं था, इसीलिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है गाड़ियों से, लेकिन अब जो दिल्ली के बाहर की गाड़ी है उनके सर्टिफिकेट से भी कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2020 के पहले की खरीदी हुई है तो उसकी एंट्री अब दिल्ली में नहीं हो पाएगी। बहुत आसान शब्दों में दूसरे राज्य के आप हैं और अगर आपने गाड़ी 5 साल पहले ले ली थी तो वो भंगार है, दिल्ली में एंट्री नहीं देंगे उस गाड़ी को, क्योंकि वो पॉल्यूशन मचाती है, चाहे उसके बाद पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट हो तब भी। यानी कि अब दिल्ली बोल रही है कि हम गैस चैम्बर बन चुके हैं, हम बाहर से किसी को भी नहीं BS6 वाला नियम है ये आपने बता दिया है यहाँ पर दर्शकों को। हम तो यही अपील करेंगे, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो फिर जरा संभल जाइए, बिल्कुल दिल्ली का रुख मत कीजिए अपनी गाड़ी में, अगर आपकी जो गाड़ी है वो BS6 कंप्लायंट गाड़ी नहीं है तो। फिलहाल बहुत शुक्रिया बलराम आपका भी, वरुण आपका भी, उज्जवल आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, खबर प्रदूषण से जुड़ी हुई है क्योंकि समस्या ये बड़ी है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज संसद में चर्चा होगी। दिल्ली के प्रदूषण पर 4 घंटे संसद में चर्चा की जाएगी, ये तय पाया गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी प्रदूषण पर होने वाली संसद में जो चर्चा है उसकी शुरुआत करेंगी। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज, निशिकांत दुबे सरकार का पक्ष रखेंगे। दिल्ली के प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव 4 घंटे की चर्चा के बाद जवाब देंगे। देखिए, इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से सदन में खड़े होकर यह कहा गया था कि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, इस पर पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर कि आपने क्या नहीं किया, हमने क्या नहीं किया, ऊपर उठकर उससे ये चर्चा की जाए कि आखिरकार क्या कर सकते हैं प्रदूषण को रोकने के लिए। अब आज सदन में 4 घंटे की चर्चा होनी है। तो एक तरफ जहां आज संसद में 4 घंटे तक प्रदूषण को लेकर चर्चा होगी, जाहिर है हंगामा हो सकता है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर सियासी पारा पहले से ही चढ़ा हुआ है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। मैं बताना चाहता हूं 4 हिस्सों में हम इस पोल्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक व्हीकुलर पोल्यूशन है, दूसरा डस्ट पोल्यूशन है, तीसरा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और चौथा सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन है। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, सॉलिड वेस्ट के ऊपर हम लगभग जो कूड़ा हमारे पास आ रहा है
उसका 90% प्रोसेसिंग कर रहे हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा मेट्रिक टन रोज प्रोसेस कर रहे हैं। जिन गाड़ियों के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को उनको अपना पूरा करना होगा। दिल्ली के उन गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा जिनके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है। उनका तो ऑफिशियल सॉन्ग था भारतीय जनता पार्टी का कि आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं करते, गाना बनाया था कि हम लोग बहाना बनाते हैं। तो अब क्यों भाग रहे हैं? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, MCD में आपकी सरकार, LG आपका, हरियाणा में आपकी सरकार, हर राज्य में आपकी सरकार होने के बावजूद, केंद्र में आपकी सरकार होने के बावजूद दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और अभी भी आपको ब्लेम अरविंद केजरीवाल को करना है। मतलब आप अपने गुनाहों और अपराधों को छिपाने के लिए सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके कब तक राजनीति करेंगे? बात उस नए बिल की जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जी, मैं बात कर रही हूं विकसित भारत जी राम जी बिल की। दरअसल आज लोकसभा में यह बिल पास हो सकता है, VBG राम जी बिल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो चर्चा हुई है इस बिल को लेकर, उस पर आज जवाब देंगे। दोपहर 12 बजे शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में जवाब देंगे। विकसित भारत जी राम जी बिल पर संसद में आज भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। और इससे पहले कल देर रात तक लोकसभा में इसी बिल को लेकर चर्चा चली है। विपक्ष ने अपने तर्कश से एक के बाद एक आरोपों के तीर चलाए हैं। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के वार पर जोरदार पलटवार किया गया। राम है कण कण में, राम है हर भारतवासी के मन में। प्रभु राम ने छबरी के झूठे बेर खाकर गरीबों को सम्मान दिया। आप राम का नाम लेकर गरीबों का अपमान कर रहे हो। आप इस योजना को फलीता लगाकर, इसकी जो स्थिति आप देख लीजिए, केंद्र और राज्य के बीच खर्च का अनुपात बदलकर पूरी योजना का खर्च आपने राज्यों पर डाल दिया। इस योजना का मकसद महिलाओं को सशक्त करना था। महिलाओं के पास जब पैसा नहीं होता तो सबसे ज्यादा फर्क उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ता था। इस योजना के बंद होने से या इस योजना के कमजोर होने से महात्मा गांधी का वो सपना कि देश के अंदर अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के घर के अंदर दिया जल सके, उसको फलीता लगाने का काम कर दिया। आपने जिस राम राज की कल्पना की, ये राम राज, राम का नाम लेकर जो आप बोलते हो, ये राम राज नहीं है कि गरीब के घर के अंदर आप दिया बुझाने चले हो। कुछ प्रश्न जिन यहाँ पर खड़े किए गए कि क्या इसका नाम बदला गया। नामदार आप होंगे, हम कामदार हैं, काम करने में विश्वास रखते। लेकिन मैं आपको इसके इतिहास में जरूर ले जाना चाहता हूं। आप देखिए, आपने इसका नाम पहले क्या था और 1980 से इस तरह की योजना चल रही जहां पर रोजगार की गारंटी की बात करते हैं। 1999 में आपने नाम रखा जवाहर रोजगार योजना, 1989 जवाहर रोजगार योजना। तब तो आपको महात्मा गांधी जी याद नहीं आए थे तब महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। फिर इसका नाम रखा गया 1999 में जवाहर रोजगार समृद्धि योजना। फिर उसको क्लब कर दिया गया 2001 में। इट वाज मर्ज्ड विद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना विच फर्दर इंटीग्रेटेड विद फूड फॉर वर्क कंपोनेंट। सर 2005 में यूपीए की सरकार आई, तब भी आपने महात्मा गांधी जी को याद नहीं किया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा ही नाम था। 2009 आते आते आपको चुनाव के समय महात्मा गांधी जी याद आए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये जो VBG राम जी बिल है, इसको लेकर कल जोरदार चर्चा हुई है। पक्ष विपक्ष के बीच खूब तर्कश से दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीर चलाया गया। मेरा सवाल यह है कि आज सदन में इस पर एक तो कृषि मंत्री जवाब देंगे चर्चा पर, और दूसरी बात ये, क्या ये बिल आज पास होने जा रहा है या फिर इसको जो स्टैंडिंग कमेटी है उसे रेफर किया जा सकता है? क्या है जानकारी? देखिए, सबसे पहले आपका जो पहला सवाल है कि क्या कृषि मंत्री जवाब देंगे। जी हाँ, दोपहर में जैसे हमको जानकारी मिली है कि आज जो है दोपहर में 12 बजे केंद्रीय कृषि मंत्री
शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि चर्चा कल रात में करीबन 8 घंटे की चर्चा के बाद में जो सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी, रात में करीबन 1:30 बजे ये कार्रवाई स्थगित की गई है। और आज सुबह जब हाउस की कार्रवाई शुरू होगी तो पहले क्वेश्चन आवर होगा और उसके बाद में जो 0 आवर है संभवतः उसको सस्पेंड करके केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर में 12 बजे इस जो पूरी 8 घंटे की चर्चा हुई है उस पर अपना जवाब देंगे। इसके बाद में अभी तक की जानकारी यही है, क्योंकि 8 घंटे की चर्चा हो चुकी है, सरकार की मंशा यही है कि इस बिल को पास करवाया जाए और सिर्फ लोकसभा से ही नहीं, सरकार की मंशा तो ये भी है कि इस बिल को राज्यसभा से भी पास करवाया जाए। तो ऐसे में एक सवाल अब ये भी बना हुआ है कि लोकसभा से आज जब बिल पास हो जाएगा तो क्या आज ही राज्यसभा की सप्लीमेंट्री लिस्ट में ला करके इसको चर्चा के लिए राज्यसभा में भी आज ही लाया जाएगा? ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जो है ये जो शीतकालीन सत्र है इसका आखिरी दिन है। ऐसे में सरकार को अगर ये बिल पास करवाना है तो कल से पहले करवाना होगा। और एक जानकारी और देना चाहूंगा एड ऑन में कि सरकार की मंशा ये है कि इस बिल को इस सत्र में पास करवाया जाए, जिससे कि जब बजट सत्र आए तो बजट में इसका एलोकेशन किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंकित गुप्ता। तो सरकार की मंशा ये कि इस सत्र में इस बिल को कानून की शक्ल दिलवा दी जाए ताकि अगला सत्र जो बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में ये नया कानून, इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया जा सके। अब देखना यह है कि आज क्या होता है। विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर जो चर्चा हुई है, इस दौरान लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे ने मनरेगा की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल खेलने का कांग्रेस पर जोरदार इल्जाम लगाया। इस तरह का एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे गरीबों को फायदा होता था। आज वो कानून जो डिमांड ड्रिवन गारंटी था, इसको हुकूमत बदलकर एक मरकजी माविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। हर साल में 60 दिन ब्लैकआउट होगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। इस ब्लैकआउट के 60 दिन के ब्लैकआउट से खवातीन को और जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कानून अगर बनेगा तो ज़मींदार खुशियां मनाएंगे और गरीब उस ज़मींदार के रहमो करम पर रहेगा। सर, आप मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। कौन सी ऐसी भारत में रियासत है जिसके पास पैसे है, बताइए आप। तो सर, मैं इस स्कीम के और इस कानून के खिलाफ हूँ। पलायन हो रहा है सर बिहार में, सीमांचल में। अब ये कानून अगर बनेगा तो सीमांचल में 1.5 करोड़ लोग पलायन करते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तादाद बढ़ जाएगी। सबको पता है कि मनरेगा जो योजना है, जितने यहाँ सांसद बैठे हुए हैं, अपने दिल पर जो है हाथ रखकर बोलिए कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है या नहीं। 50% कमीशन मनरेगा में है। और ये किस लिए परेशान है? ये किस लिए परेशान है? क्योंकि हम जो बिल लेकर आए हैं, सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। इसका शेड्यूल इन्होंने नहीं पढ़ा। पहला शेड्यूल यह है कि लोकपाल प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। लोकपाल जब बनेगा तो ये कांग्रेसी जो इतना मोटे हो गए खा के 14 साल से, वो सब पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, सब मिट्टी का काम होता है मनरेगा में, और मिट्टी की मापी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बारिश के बाद, जब बारिश का पूरा पानी खत्म हो जाता है तब मिट्टी की मापी होती है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मनरेगा का ये है। इस कानून में मंत्री जी लेकर आए हैं कि 3 दिन के अंदर मापी होगी। यदि 3 दिन के अंदर मापी नहीं होगी तो उसका पैसा पेमेंट नहीं होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये जो जी राम जी बिल है, इसको लेकर विपक्ष का आज भी जोरदार प्रदर्शन संसद भवन परिसर में जारी है। संसद भवन परिसर में विपक्ष के सांसद उतरे हुए हैं, बैनर पोस्टर के साथ जोरदार नारेबाजी चल रही है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। तस्वीरों में इस वक्त आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम विपक्षी दलों के सांसद मौजूद हैं। सदन के भीतर जो है विकसित भारत जी राम जी करके नया विधेयक लाया गया है। चर्चा इसकी पूरी हो चुकी है, मंत्री को जवाब देना है और उससे पहले संसद भवन के भीतर जोरदार मार्च जो है विपक्षी दलों के सांसद कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर, हाथों में पोस्टर लेकर जो है विपक्षी दलों के सांसद यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे।
हाथ में बापू की तस्वीर दिखाई देगी। यहाँ पे नासिर हुसैन आपको जो है इस मार्च को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में भी बापू की तस्वीर आपको दिखाई देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम जो नेता हो तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रमोद तिवारी, दिग्विजय सिंह सहित तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। और इसके अलावा तमाम जो सांसद हैं वो चल रहे हैं। किरण रेड्डी मौजूद हैं, किरण रेड्डी से बात करते हैं। किरण रेड्डी, क्या कहेंगे? हाथ में बापू की तस्वीर और मार्च कर रहे हैं आप। हम लोग महात्मा गांधी जी जो नरेगा में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जो महात्मा गांधी जी को हटाना चाहता है, और नरेंद्र मोदी जी जो बीजेपी आरएसएस का सोच है, जो फ्लैगशिप स्कीम है, जो गरीब लोगों को मदद करने का, जो नरेगा स्कीम में महात्मा गांधी जी को हटा के भारत देश में आगे महात्मा गांधी का नाम को मिटाना चाहता है लोग। इसीलिए हम इधर प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी स्टैचू से मकर द्वार तक। इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी स्टैचू से मकर द्वार तक। इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद है। इमरान भाई, क्या कहेंगे आप? ये सरकार तो कह रही है कि हम सुधार चाहते हैं, करप्शन को खत्म करना चाहते हैं मनरेगा में। करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो बिना नाम बदले आप करप्शन नहीं खत्म कर सकते। महात्मा गांधी का नाम मिटा करके आप करप्शन खत्म करेंगे? ये सरकार थेथराई कर रही है। दरअसल सरकार को गांधी के नाम से दिक्कत है, लेकिन आप गांधी का नाम कहां से मिटाएंगे? आप गोडसे की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप मिटा नहीं पाएंगे। गांधी इतनी बड़ी शख्सियत है कि दुनिया के दिल में बसते हैं गांधी। आप गांधी का नाम मिटा नहीं पाएंगे। तो सरकार का वीबी जी राम जी बिल और विपक्ष ने इसको महात्मा गांधी के अपमान का मुद्दा सीधे सीधे बना लिया है। और जोरदार तरीके से आज भी विपक्ष की तरफ से संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बिल का आज क्या होगा? कृषि मंत्री जवाब देंगे सदन में। बिल पास होता है या नहीं, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मैं आगे बढ़ रही हूं। दिन की अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र। आप जानते हैं बीएमसी चुनाव होना है और उसी को लेकर महायुति के भीतर खींचतान चल रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट को 52 सीटों का ही ऑफर दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट 125 सीटों की मांग पर अड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे 125 सीटें चाहते हैं बीएमसी चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में। सीट बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी से नाराज हो गए एकनाथ शिंदे, ये जानकारी मिल रही है। आज भी सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की बैठक होनी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है। वैभव, राजनीति में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा हो रहा होता है, और ऐसे में फिलहाल दिख ही रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी 50 सीटें दे रही है। एकनाथ शिंदे की तरफ से 125 सीटों पर दावेदारी की जा रही है। सवाल यह कि पर्दे के पीछे का खेल क्या है? क्या कोई बीच का रास्ता, कोई सहमति का नंबर सामने है जिसको लेकर गठबंधन होगा, या फिर वाकई में गठबंधन महायुति का खटाई में पड़ सकता है? देखो, गठबंधन करने की तो तैयारी दोनों तरफ से है, क्योंकि सामने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो बड़ा मुकाबला होने वाला है, तो इसे देखते हुए एकनाथ शिंदे और भाजपा को ये गठबंधन कोई भी हालत में करना ही होगा। ये दोनों पार्टियों ने ठान लिया है, लेकिन अब ये कैसा होगा, इस पर अब कुछ रास्ता निकालने की कोशिश दोनों की पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखो, जो पहली बैठक हुई उस पहली बैठक पूरी तरह से फेल हो गई है, क्योंकि भाजपा ने शिवसेना को कौन सी 52 सीटें लड़नी है इसका प्रस्ताव दिया है। तो इसको विरोध में शिवसेना ने कहा कि भाजपा हमें ना बताए कि हमें कौन सी सीट लड़नी है, भाजपा हमें ये बताए कि भाजपा कौन सी सीट लड़ रही है और हमें कौन सी सीट लड़नी है, ये हम तय करेंगे। अभी इसी मुकाबले 2014 में 2017 में जिस प्रकार का भाजपा का 84 का स्कोर रहा है, वो 84 स्कोर बाजू में रखते हुए दूसरी तरफ जो भाजपा की तरफ से बगावत की गई वोट और भाजपा के हारे हुए वोट्स, ये कुल मिलाकर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा और दूसरे नंबर पर बीजेपी कितने सीटों पर रही है इसके कैलकुलेशन करते हुए आज की बैठक में ये तय किया जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है शिवसेना 125 सीट पर अड़ी हुई है और जो भाजपा देने से नकार दे रही है। तो इसे देखते हुए अब ये है कि ये जो गठबंधन है वो कैसे किया जाएगा। बिल्कुल, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या होगा वो सहमति वाला फॉर्मूला जिसको लेकर महायुति एकजुट रहे, क्योंकि सामने चुनौती बड़ी है और इस बात को बीजेपी से लेकर एकनाथ शिंदे तक समझ रहे हैं, क्योंकि इस बार बीएमसी चुनाव में इतिहास रचने जा रहा है महाराष्ट्र में। इस लिहाज से ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ किराएदार ने
मकान मालकिन की हत्या कर दी और फिर सूटकेस में शव भरा और बेड में छुपा दिया। यह मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी का है, जहां किराएदार ने 4 महीने से किराया दिया नहीं था। जब मकान मालकिन किराया मांगने गई तो किराए पर रहने वाले पति पत्नी ने मकान मालकिन की हत्या कर दी। उसका नाम दीपशिखा बताया जा रहा है और दीपशिखा इसी फ्लैट में जो F ब्लॉक में 506 है, जहां पर किराए लेने के लिए यहां पर आई और उसके बाद जो आरोपी यहां पर रहते थे अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता, उनके साथ उनकी बहस हुई और बहस होने के बाद उन्होंने उसको मारा और मारने के बाद दीपशिखा को सूटकेस में रखा। हालांकि जो इस पूरे मामले में यानी कि जो दीपशिखा की मेड थी उसको शक हुआ और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंची तो वो भागने की लगभग तैयारी में थे। उन्होंने ऑटो भी बुला लिया था लेकिन उन्हें जबरदस्ती रोका गया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई उनके जो मेड के द्वारा तो उन्होंने कहा, यानी कि जो आरोपी हैं उन्होंने कहा कि वो शॉपिंग करने जा रहे हैं और इसीलिए सूटकेस लेके जा रहे हैं, लेकिन जबरन उन्हें रोका गया। और जब इस पूरे मामले की छानबीन की गई तो हैरान कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया। इसी फ्लैट में जो पूरी वारदात है वो की गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे फ्लैट को सील कर दिया है और अब जांच में जुट गई है। जो दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के पीछे की असली वजह क्या है। ये जो सूत्र हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 5 से 6 महीने तक उन लोगों ने किराया नहीं दिया था और इसी को लेकर जो मकान मालकिन हैं वो यहाँ पर आती हैं। जब मकान मालकिन अपना किराया मांगती हैं तो उनसे वो बहस करते हैं और बहस करने के बाद अंदर खींचकर उन पर हमला करते हैं और उसके बाद उन्हें पीटकर मार देते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।